डायनेमिक्स का ये नेक्स्ट लेक्चर है और इसमें हम आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशंस। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है एंड जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है ये दोनों ही कांस्टेंट है। द स्टेटमेंट इज, इफ़ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग अ प्लेन कर्व बी कांस्टेंट थ्रू आउट। तो ये भी हमें एक कांस्टेंट गिवन है। मैं C1 मान लेती हूँ कांस्टेंट और इसको मान लेती हूँ C2। ये दोनों ही हमें क्वेश्चन में कांस्टेंट गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो हमें कुछ इस फॉर्म में मिलेगा, AT प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ पर A और B भी कोई कांस्टेंट है, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। रिक्वायर्ड टू प्रूव इज दिस, द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज दिस, और ये हमें गिवन है। ओके, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, वो पहला तो फॉर्मूला ये था dV/dt, दूसरा फॉर्मूला था ds का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, और v/dv/ds। इन तीनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v²/ρ। यहाँ पर रो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलेज, इसका एक ही फॉर्मूला है और इसमें हम तीनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो हमने टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मान लिया dV/dt, और क्योंकि कांस्टेंट के इक्वल है तो इसको C1 मान लिया। देन यहाँ पर नॉर्मल एक्सेलरेशन, इसको हमने C2 के इक्वल मान लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए, इस पहले इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा dV इज इक्वल्स टू C1t, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा v एंड ये हो जाएगा dt, और इधर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा C1t, और कोई दूसरा इंटीग्रेशन कांस्टेंट लग जाएगा, लेट अस से C3। C2 इसलिए यूज़ नहीं कर रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इसको गिवन में माना हुआ है। तो v की वैल्यू हमें क्या मिल गई इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने से, C1t प्लस C3। इस वैल्यू को हम यूज़ कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो ये हो जाएगा C1 प्लस यहाँ पे t, C1t प्लस C3 इसका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रो C2। कौन C2 को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं तो रो इस साइड हो जाएगा एंड C2 यहाँ पर आ जाएगा। इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा C1t प्लस C3 इसका होल स्क्वायर, C2 डिवाइडेड बाय C2। और अगर हमें इसको स्क्वायर में इंक्लूड करना है तो दोनों साइड आ जाएगा अंडर रूट, दिस इज इक्वल्स टू रो। तो C1 डिवाइडेड बाय C2, यहाँ पर कोई कांस्टेंट ही है तो मैं इसको एक a मान लेती हूँ। यहाँ पे a की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी, C1 बाय रूट C2 की वैल्यू मैंने a सब्स्टिट्यूट कर दी, एंड b की जगह पर हम C3 बाय अंडर रूट C2 की जगह पर हम b इस्तेमाल करेंगे, तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, AT प्लस b का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू रो। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो इसके इक्वल आएगा। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी तो आप वहाँ से एक बार रीड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर मैं नंबर 2 मेंशन कर रही हूँ। इसमें बोला गया है कि एक पार्टिकल है वो एक प्लेन कर्व पे मूव कर रहा है, और जो उसकी स्पीड है उसकी स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से वो पार्टिकल मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन भी हमें कांस्टेंट ही गिवन है, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड,
और हमें ये तो हमें दोनों गिवन है, हमें प्रूफ क्या करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव ये है कि इस जो पाथ क्रिएट कर रहा है पार्टिकल, प्रूव करो कि ये सर्कल होगा। ठीक है, तो क्योंकि स्पीड हमें कांस्टेंट गिवन है तो v कांस्टेंट है, ये हमें पता है। जैसे ही हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dv/dt इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे स्पीड जो है v जो है वो कांस्टेंट गिवन है और इसका एक बार डिफरेंशिएट t के रिस्पेक्ट में 0 होगा क्योंकि कोई चेंजमेंट ही नहीं हो रही है। ठीक है, एंड dv/dt फॉर्मूला किसका होता है? dv/dt टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। मैंने 3 फॉर्मूलेज आपको बताए, dv/dt इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर s का डिस्प्लेसमेंट का ट्वाइस टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो वो एक्सेलरेशन ही होता है, या फिर आप v dv/ds, ये तीनों फॉर्मूलेज होते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो 0 है। उसके बाद ये गिवन है कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब जो ये रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है हमारे पास, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ये होता किसके इक्वल है? दिस इज होल अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था हमारे पास dv/dt इसका होल स्क्वायर, और नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था v²/ρ इसका होल स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। ये तो हमारा 0 हो गया तो मैं इसको यहाँ से हटा सकती हूँ और इसका अंडर रूट और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन हमारे पास होगा वो हो जाएगा v²/ρ, और ये हमें कांस्टेंट गिवन है क्वेश्चन में ही, तो मैं इसको कोई कांस्टेंट c मान ले रही हूँ। ठीक है, और वेलोसिटी जो है वो भी कांस्टेंट है, तो एक काम करते हैं इसको c1 मान लेते हैं और v को हम c2 मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट। ठीक है, कैसे भी आप मान सकते हो, तो ये हम इसको c2 मान ले रहे हैं। मैं वैल्यू को रिप्लेस कर सकती हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर c2 का होल स्क्वायर, c1 को मैं इधर शिफ्ट कर देती हूँ और रो को उधर शिफ्ट कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये क्या है? रो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है और c2 भी कांस्टेंट है, c1 भी कांस्टेंट है, ओवरऑल रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कांस्टेंट मिल रहा है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है? ये बेसिकली हमें रेडियस बताता है, और किसी भी प्लेन कर्व की अगर रेडियस कांस्टेंट है इसका मतलब वो पाथ कैसा है? सर्कल, क्योंकि सर्कल ही एक ऐसा प्लेन कर्व है जहाँ पे जो उसकी रेडियस है वो कांस्टेंट चलती है। ठीक है, तब वो पाथ सर्कल कहलाता है। तो यहाँ से ये प्रूव होता है क्योंकि हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है, सो दिस इम्प्लाइज कि जो पाथ है वो सर्कल ही होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है। अगेन मैं सारे क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो ये बोलता है कि पार्टिकल है वो मूव कर रहा है अलोंग द कर्व। सो एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 4t, वाई की वैल्यू हमें गिवन है 6t माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो क्या होगा और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा। इन दोनों की वैल्यू हमें t इज इक्वल्स टू 3 पर चेक करनी है। तो ये हमें गिवन है क्वेश्चन में, और ये रिक्वायर्ड टू प्रूव है, ये रिक्वायर्ड टू फाइंड है कि यहाँ इसका टेंजेंशियल और नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होगा जब हम t की वैल्यू 3 लेंगे। तो हमें ये पता है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला dv/dt होता है एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v²/ρ होता है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड dv/dt हमें सबसे पहले तो v कैलकुलेट करना होगा, वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया था उसमें हमने वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला था क्या, जब आपको x और y की वैल्यू गिवन हो तो x के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के साथ साथ x में क्या चेंजमेंट आया है प्लस y में क्या चेंजमेंट है, ये था वेलोसिटी कैलकुलेट करने का वे। x और y हमें ऑलरेडी पता है, सो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा dx/dt विच इज़ इक्वल्स टू 4। यहाँ से मिल जाएगा dy/dt, दिस इज
6 माइनस 2t। वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 2t इसका होल स्क्वायर। ये हमें वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, हम इसको आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, बट रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि हमें चाहिए अब dv/dt और फिर उस पर हमें वैल्यू चाहिए, मतलब t इज इक्वल्स टू 3 हम पुट कर देंगे। जैसे कि अगर हमें वेलोसिटी इसी में t इज इक्वल्स टू 3 पे हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 16 प्लस 6 माइनस ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 और √16 ये मिल जाएगा हमें 4। मतलब जो वेलोसिटी है एट t इज इक्वल्स टू 3 हमें मिल गई 4। अब क्योंकि हमें एक बार dv/dt चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं हम, सो हम dv/dt को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, अंडर रूट है तो ये हो जाएगा 1/2 और होल अंडर रूट आ जाएगा यहाँ पर 16 प्लस 6 माइनस 2t का होल स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा तो 16 का तो 0 हो जाएगा और इसका करेंगे तो 2 पावर आगे आ जाएगी एंड 6 माइनस 2t, और 6 माइनस 2t का जब दोबारा से होगा तो 6 का तो 0 हो जाएगा और माइनस 2t का इंटू -2, तो ये हम मिलेगा हमें -4 6 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2 होल अंडर रूट 16 प्लस 6 माइनस 2t का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो फर्दर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 6 माइनस 2t होल अंडर रूट 16 प्लस 6 माइनस 2t 6 माइनस 2t का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी t इज इक्वल्स टू 3 पर ही चाहिए तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हो t इज इक्वल्स टू 3, तो ये यहाँ पे आ जाएगा -2 6 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, नीचे कुछ भी हो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा तो रूट 16 बचेगा तो 0 बाई समथिंग आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो dv/dt which is tangential acceleration this is equals to 0। ठीक है, at t is equals to 3। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल एक्सेलरेशन। नॉर्मल एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है, v²/ρ। तो v² जो है वो हम ऑलरेडी, मतलब v हमने ये रहा कैलकुलेट किया है और t इज इक्वल्स टू 3 पर भी इवन कैलकुलेट किया था तो ये हमें मिला था 4। ठीक है, ये कैलकुलेट कर रखा है हमने, तो v तो ये रहा हमारे पास। हमें रो कैलकुलेट करना है, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला है वो ये होता है कि 1 + y1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y2 और इसका हो जाता है होल स्क्वायर 3/2। ठीक है, इस पे लगता है सिर्फ स्क्वायर, ये है y2। तो यहाँ पर ये जो y1 है ये 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया गया है। ठीक है, 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन ऑफ y2 यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है सेकेंड टाइम डबल डिफ्रेंशिएट, बेसिकली डबल डिफ्रेंशिएट ऑफ y। तो रो का ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसका ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमें रो की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो y ऑलरेडी हमें पता है, y जो है क्वेश्चन में हमें गिवन है 6t माइनस t²। ठीक है, वन मोर थिंग, डिफ्रेंशिएशन तो करना है पर करना किसका होता है, यहाँ पर ये जो y1 है दिस इज dy/dx, मतलब y का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है ना कि t। सिमिलरली यहाँ पर जो y2 है दैट इज डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये है y1 और y2 की वैल्यू। हमें x ये गिवन है और y ये गिवन है और x हमें गिवन है 4t। एक बार जब हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो हमें मिला था 4 और यहाँ पर dy/dt हमें मिला था 6 - 2t।
t। तो डी वाई बाई डी एक्स को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब y1 की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। इसमें पुट करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 6 माइनस 2t डिवाइडेड बाई 4। ओके, जैसे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। उसके बाद है y2, मतलब इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6/4 माइनस 2/4 t विच इज़ 3/2 माइनस t/2। ये तो है y1 की वैल्यू, मतलब एक टाइम डिफ्रेंशिएट। y2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जो कि है डबल डिफ्रेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट और कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2 माइनस t/2। जैसे ही डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है तो ज़ीरो हो जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -1/2। और हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएशन, ये है t, तो यहाँ पर आ जाएगा t का डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे बिकॉज ये dx/dt है एंड वी नीड dt/dx। तो ये आ जाएगा 1/4। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर -1/2 इंटू 1/4 विच इज़ -1/8। तो हमने y2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली, y1 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर ली। अब इस रो वाले फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। सो रो इज इक्वल्स टू 1 प्लस y1 का स्क्वायर करना है। सो y1 हमने ये कैलकुलेट किया था, इसका स्क्वायर करना है। सो 3/2 माइनस t/2 इसका होल स्क्वायर कर दिया डिवाइडेड बाय y2 था तो ये हो जाएगा माइनस का 1/8 और इसका टू द होल पावर 3/2 था। ये तो रो की वैल्यू कैलकुलेट की है, बट वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग नॉर्मल एक्सेलरेशन विच इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय रो। तो ये तो हमने रो की वैल्यू लिखी है v स्क्वायर, v की वैल्यू यहाँ पर हमने कैलकुलेट की थी, ये थी v की वैल्यू। सो 16 + 6 - 2t का होल स्क्वायर, 16 + 6 - 2t का होल स्क्वायर होल अंडर रूट। ठीक है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है एट t इज इक्वल्स टू 3। और जस्ट अ सेकेंड, ये जो हमने अंडर रूट लगाया है ये अंडर रूट इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो v की वैल्यू थी, हमें चाहिए यहाँ पर v स्क्वायर, तो वो अंडर रूट हट जाएगा और t इज इक्वल्स टू 3 पर ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तो ऊपर तो मिल जाएगा हमें 16 डिवाइडेड बाय, जब यहाँ पर t इज इक्वल्स टू 3 पुट करेंगे तो 3/2 माइनस 3/2 ये भी पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 + 1 1, ये यहाँ पर आ जाएगा 1, 0 + 1 1 एंड ये है डिवाइडेड बाय -1/8। ठीक है, तो इसको ये न्यूमरेटर में चला जाएगा 16 इंटू -1/8 विच इज़ -2। सो -2 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर, एक्स पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वॉज 0 एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारे पास आया -2 यूनिट पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट एक फॉर्मूला आप और लिख लो जब डायरेक्शन की बात करेगा। इफ़ क्वेश्चन में मेंशन है डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, tan थीटा। जैसे कि हमें डायरेक्शन बोला जाता है, तो डायरेक्शन बेसिकली है क्या, डायरेक्शन हमें थीटा से पता चल जाएगा। ठीक है, थीटा हमें बता देता है कि जो पार्टिकल की पोजीशन है ये हमें यहाँ से थीटा मिलता है। तो यहाँ से पार्टिकल जो डायरेक्शन है, ठीक है, जिसकी भी कैलकुलेट करनी हो, चाहे वेलोसिटी हो चाहे एक्सेलरेशन हो, पार्टिकल की वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन फाइंड करनी है वो हमें थीटा से पता लगती है। तो tan थीटा हमने देखा था dy/dx होता है कैलकुलेट करने का वे। अगर वो ये कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन
डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में इससे रिलेटेड इक्वेशन मिल जाएगा और एक्सरसाइज में भी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर डायरेक्शन की बात हो रही है, किसकी डायरेक्शन, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय नॉर्मल एक्सेलरेशन। साइक्लॉइड एंड कैटेनरी, इन दोनों की इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन है वो आप याद रखिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है सो वेल एंड गुड, बट नहीं गिवन है तो डायरेक्टली हम इन इक्वेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साइक्लॉइड जो है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, एंड कैटेनरी में इस तरीके से हैंगिंग होती है, लाइक ये जो दोनों एंड्स इनको हैंग कर दिया तो एक ऐसा वाला जो हमें कर्व मिलता है वो कैटेनरी में मिलता है। S इज इक्वल्स टू 4a साइन फाई, एंड अगर कैटेनरी की इक्वेशन इस्तेमाल करनी है सो S इज इक्वल्स टू C, यहाँ पर C जो है कोई कांस्टेंट है, tan जाई, ठीक है, एंगल जाई, थीटा या जाई या फिर फाई, आप कोई भी एंगल यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। सो कैटेनरी के केस में tan यूज़ होता है, tan, और साइक्लॉइड के केस में साइन यूज़ होता है। अगर पैराबोला की बात करी हो, लाइक पैराबोला की पेडल इक्वेशन की बात की हो, पेडल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ये सब आपको क्वेश्चन में टर्म्स मिल सकती हैं, तो ये याद रखना है आपको। तो पेडल इक्वेशन क्या होती है पैराबोला की, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए आर, जब आर की फॉर्म में होती है इक्वेशन सो पेडल इक्वेशन होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला तो अभी तक हम बार बार यूज़ कर ही रहे हैं, डी एस बाय, मतलब जो भी कर्व है, जितना भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एंगल। ठीक है, देखो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर डी एस बाय डी जाई के इक्वल तो होता है, बट जैसे कि आपने एंगल थीटा ले रखा है तो ये याद रहे कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर में भी एंगल थीटा ही लेना है। ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड जो है जाई ही हमेशा रहेगा, जो भी आप एंगल वहाँ पर ले रहे हो, बेसिकली हम कहते क्या है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द एंगल। ठीक है, तो जो एंगल लिया होगा आपने इक्वेशन में, अगर इक्वेशन में आपने जाय ले रखा है तो आप यहाँ पर भी जाय इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा लेना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू एंगल होता है डिफरेंशिएशन। बट इन केस पेडल फॉर्म में हम रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहते हैं, सो रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज इक्वल्स टू आर डी आर बाई डी पी। ठीक है, ये हो गया पेडल फॉर्म। पेडल फॉर्म जो होती है वो पी एंड आर के फॉर्म में लिखी जाती है। मैंने पेडल इक्वेशन की एक वीडियो भी अपलोड की हुई है, तो वहाँ से आप समझ सकते हो। पी एंड आर की फॉर्म में जो भी इक्वेशन होती है वो पेडल इक्वेशंस कहलाती हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ किया है, बट इनकेस अगर पेडल फॉर्म में चाहिए हो तो आर डी आर बाई डी पी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही, यहाँ तक चैप्टर 1 के हमने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें तीनों जो भी हमने एक्सरसाइज नंबर 1, 2 और 3 के कुछ क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2। एंड यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।